देखिए उस दिन कहे अनुसार आज हम भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए बताएंगे क्या उसकी दावेदारी है, क्या चुनौतियां हैं कि उनके सामने, कौन से देश ही यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, देखा जाएगा। आइए, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। देखिए अब उस टॉपिक में कुछ लेक्चर में बाकी रह गया था, उसको आज समझ लीजिए। देखिए यूएनओ की स्थापना 1945 में किया गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने और इंग्लैंड के चर्चिल दोनों लोगों ने मिलकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए यूएनओ की स्थापना अलग से नहीं कुछ है, यूएनओ को एक तरह से मॉडिफाई किया गया। एक संस्था थी, संगठन था जिसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1920 में हुआ था। उसका भी लगभग कुछ काम वही था जो यूएनओ का है, बस उसमें लीग ऑफ नेशन में कुछ मॉडिफाई कर उसमें चेंजिंग कर उसको चेंजिंग करने वाले वो अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ही है। चेंजिंग करके उसको 1945 में यूएनओ की स्थापना की। यूएनओ जो लीग ऑफ नेशन था उसे मॉडिफाई किया गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया, बदलाव करके यूएनओ की स्थापना 1945 में की गई, ठीक है। अब देखिए यूएनओ की स्थापना के समय न्यूयॉर्क के मैनचेस्टर में एक जगह का नाम है, तो वहां लगभग 50 देशों ने, जिस प्रकार यूएनओ का जो चार्टर था उस पर 50 देशों ने अपना सिग्नेचर किया था, उसी तरह लगभग 50 देशों ने बैठकर यूएनओ के संगठन के बनाने के लिए मीटिंग चल रहा था, जिसमें इसको यूएनओ नाम दिया गया, जो 1945 की स्थापना की गई, ठीक। अब देखिए यूएनओ का मुख्य काम तो आप लोग पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि शांति व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो सबसे बड़ी, बहुत ही शक्तिशाली एक संगठन है जो पूरे विश्व पर अपना काम करती है, ठीक। मिनिस्टर। अब देखिए भारत के बारे में, अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की क्या दावेदारी है, क्या भारत की अस्थायी सदस्यता। देखिए यूएनओ की जो सबसे बड़ी सभा होती है, जहां जो सबसे बड़ा मीटिंग हॉल होता है, जहां अधिक से अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हो मीटिंग करते हैं, उस महासभा को लघु संसद, विश्व का लघु संसद के नाम से जाना जाता है। यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसको पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो उससे लेक्चर नहीं हो पाया था, इसमें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं भारत की अस्थायी सदस्यता। अस्थायी सदस्य का मतलब यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, टोटली 15 सदस्य, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य में अपना भारत का भी नाम है अस्थायी सदस्य के रूप में। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, और जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी कोई
समय निश्चित नहीं है, उनका कोई टाइमली बाउंड नहीं है, अनिश्चित समय के लिए है उनका कोई नहीं। भारत अब तक अस्थायी सदस्य के रूप में लगभग 8 बार काम कर चुका है, 1945 से लेकर अब तक 2023 तक। इसकी सबसे लास्ट में जो इसके पहले भारत की अस्थायी सदस्यता आपको 2021 से 2022 तक भारत के पास अस्थायी सदस्यता थी, अस्थायी सदस्य के रूप में। इसके बाद 21-22 में ये जो पिछले साल 2 साल का होता है, पिछले साल और उसके पिछले साल प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब आइए समझते हैं भारत के अस्थायी सदस्य क्या दावेदारी है, क्या चुनौतियां हैं, तो समझते हैं उसको बारी बारी से कवर करते हैं। आइए पहले समझते हैं दावेदारी। देखिए भारत की दावेदारी कैसे है, ठीक है। दावेदारी तो भारत प्रबल दावेदारी कर सकते हैं, भारत के पास अस्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार है, भारत का कर सकते हैं, क्योंकि अस्थायी सदस्यों में ठीक है पहला समझते हैं जनसंख्या। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसके पहले चीन था, लेकिन अब उसको पीछे कर भारत फर्स्ट नंबर पर आ गया। तो जनसंख्या बहुत मायने रखता है, जो उसमें कहा गया है जिसकी जनसंख्या अधिक होगी वो दावेदार हो सकते हैं। दूसरी बात, जनसंख्या लगभग इसमें 135 से 140 करोड़। जनसंख्या 135 से 140 करोड़ जनसंख्या है। संस्थापक भारत गुलाम होते हुए भी यूएनओ के स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। गुलाम होते हुए भी इसने यूएनओ का प्रचार जोरों शोरों से किया। बताइए, जो यूएनओ के स्थापना के समय अपना समय दिया और उसको ये अस्थायी सदस्यता नहीं है, बहुत ही गलत बात है। ठीक, देखिए अब क्या है, शांति क्या। देखिए भारत पूरे विश्व में अपने शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है। कहीं कुछ भी हो, भारत हर जगह शांति का बात करता है, चाहे अपने देश का हो चाहे कहीं किसी भी देश के, वो शांति के पक्ष में हमेशा रहता है। उस भारत शांति चाहता है, जो यूएनओ में इसकी दावेदारी को मजबूत बनाता है। ठीक, और चौथा इसका क्या है, यह यूएनओ में
और भारत अपने शांति व्यवस्था के साथ दूसरे देश को भी प्रेरित करता है विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। विश्व में शांति व्यवस्था हो, व्यापार सब कुछ कुशल मंगल से चलता है। दूसरे देशों को भी यह भारत शांति के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्या है। आतंकवाद। देखिए भारत अपना देश है, भारत आतंकवाद मुक्त देश है। यहाँ कोई भी देश यह नहीं कर सकता कि भारत आतंक को बढ़ावा देता है। हमारे वहां तो भारत में तो आतंक का नाम निशान ही नहीं है कि हम लोग किसी आतंकवादी को शरण देते हैं, चाहे उनको ऐसा कोई बात, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक हम लोग का नागरिकता को पेश करता है। और भारत विश्व में उभरती हुई अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था के विशाल शक्ति के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ भारत विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे देशों जैसे संगठन में अपनी प्रबल छाप छोड़ रहा है, जिससे वो विश्व में अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहा है। ठीक, और भी इसमें कहा भी गया कि अस्थायी सदस्यता उन्हीं को मिल सकती है जो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक तो हमारा देश जो भारत है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। हम लोग यहाँ कोई राजशाही व्यवस्था नहीं चलता है। यहाँ सारा सब कुछ जनता के हाथों में होता है। कोई अपने तानाशाही के हिसाब से काम नहीं कर सकता है। यहाँ लोकतांत्रिक, यहाँ सरकार बनाने के लिए लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष मतलब कि यह किसी विशेष मत या मजहब को बढ़ावा नहीं देता है। यह किसी विशेष जाति धर्म इस सब को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक, देखिए धर्मनिरपेक्ष, भारत एक सेकुलर कंट्री धर्मनिरपेक्ष है। किसी विशेष जाति को बढ़ावा नहीं देता है, न किसी विशेष धर्म को। ठीक, जिसके पास लोग कहते हैं समानता देखेंगे आप लोग पाकिस्तान में इस्लामी, वहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहाँ एक विशेष धर्म चलता है। जहाँ पाकिस्तान में वहाँ कोई हिंदू राष्ट्रपति नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, कुछ भी मतलब किसी उच्च पद पर कोई हिंदू नहीं होगा। जहाँ भी होंगे सारे लोग मुसलमान होंगे, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास पूर्ण बहुमत रहेगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो सारे लोग सत्ता में आएंगे। पूर्ण बहुमत होनी चाहिए। हमारे देश में तो कई मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं, कई मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के जज हुए। ठीक, अब आइए समझते हैं चुनौतियां क्या क्या होंगी। वीडियो पॉज कर आप लोग नोट करते रहिएगा। जो नहीं समझ आया उसको पूछते रहिए। ठीक है, आइए समझते हैं चुनौतियां। चुनौतियां क्या है, देखिए यूएनओ में अस्थायी सदस्यता के लिए समांतर 5 वीटो पावर और 2/3
देशों का सहमति होना जरूरी है, क्योंकि 2/3 देश तो सहमति बना सकते हैं, पर जो वीटो पावर है उनका सहमति होना सबसे जरूरी है। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या है देखिए। सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, यह क्या है, यह 1996 में बनाया गया था। इसका क्या है, एक नियम था, कोई भी देश परमाणु प्रशिक्षण न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट न तो जमीन पर कर सकता है, न वायु में कर सकता है, न जल में कर सकता है। इस पर जो देश साइन करता था उसको न तो जल में करना पड़ता, न जल में करना था, न थल जमीन पर करना पड़ा, न हवा में। ठीक, अगर भारत ने सीटीबीटी इसे भारत तो इस नियम का उल्लंघन किया ही नहीं, क्योंकि इसमें नियम ये था कि आपको सीटीबीटी में न जमीन पर करना है, न वायु में करना है, न जल में करना है। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने जमीन में एक बहुत बड़े एरिया में गड्ढा बनवाकर उसमें न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, जो इसके नियम में नहीं आता, ना इस नियम का उल्लंघन किया गया। ठीक, अब आते हैं एनपीटी। इसकी स्थापना 1967 में। यह क्या है, सीटीबीटी एनपीटी यह कहता है इस अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को सीटीबीटी साइन करना पड़ेगा, एनपीटी पर साइन करना पड़ेगा। एनपीटी में सीटीबीटी आप लोग समझ लें, आप एनपीटी बताते हैं, एनपीटी आप समझते हैं क्या है। एनपीटी में यह था, जो एनपीटी पर साइन कर देता था, जो एनपीटी साइन कर दे उसको अपना न्यूक्लियर बम हटाना पड़ता, वह न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। एनपीटी साइन करने का मतलब यही था, सीधा सा मतलब यही था कि जो इस पर जो 1968 के पहले परमाणु संपन्न देश बने उनके लिए था, जो उसके पहले परमाणु संपन्न देश बन चुके थे, इनके पास जिन देशों के पास परमाणु बम हो गया था उनसे इससे कोई मतलब नहीं था, वो लोग रख सकते थे। लेकिन एनपीटी यह कहता है जो 1968 के बाद जो एक्सपेरिमेंट किया, जो न्यूक्लियर बम बनाकर रखा, उसको इसमें अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को इस पर साइन करना पड़ेगा। तो भारत ने भी एनपीटी कोई छोटी मोटी काम थोड़ी ना है यार, इस पर तो क्या बोलते हैं, अगर भारत साइन कर देता है तो उसको अपना न्यूक्लियर बम हटाना पड़ेगा। न्यूक्लियर बम हटाने का मतलब है कि बहुत सारे से देश हैं जो हावी हो सकते हैं, इसलिए एनपीटी पर साइन, हाँ एनपीटी पर साइन करने के बाद प्रेशर है। तो भारत ने कहा भी कि अगर सारे हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट तभी करेंगे, पहली बात तो न्यूक्लियर बम उन लोगों पर नहीं, उन देशों पर नहीं करेंगे युद्ध के समय जो न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं है, जो परमाणु संपन्न देश नहीं है। और जो परमाणु संपन्न देश बन गए हैं उन पर अगर हम पहले नहीं करेंगे, हम अपने आत्मरक्षा के लिए उसका प्रयोग करेंगे। जब सामने वाला मारेगा तो हम बैठे नहीं रहेंगे भाई, हमको भी तो कुछ जवाब देना है। हाथ धरे कुछ दे जाएंगे तब तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ रह ही नहीं जाएगा। हम अपने आत्मरक्षा के लिए तो रख ही सकते हैं। तो जो इस अस्थायी सदस्य है 5, जो खास कर चीन, वो इस पर कह रहा है कि हम तभी अस्थायी सदस्य आपको बनाएंगे जब आप एनपीटी साइन करेंगे। चलिए भाई, हर एक चीज का कोई ऐसा है नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, उसको भी हम आइए आप आगे समझते हैं। एनपीटी समझ लिए। अब जो एनओ का बजट होता है उसमें हम लोग की भागीदारी बहुत ही कम है,
तो हम लोग यूएनओ का सिर्फ जो इकोनॉमिक होता है, जो बजट होती है, उसमें हम लोग सिर्फ 1% ही बजट दे पाते हैं, जो शायद हम लोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। हम लोग के पास जो बहुत ही बड़ी चुनौती होगी बजट लगभग हम लोग 1% पूरे खर्च का 1% दे पाते हैं। सबसे अधिक बजट देने वाला अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस जो है शायद सबसे ज्यादा देने वाला अमेरिका है इसमें हम लोग। लेकिन देखिए हम लोग नगद बजट ऐसे देते हैं, लेकिन जो इसकी जो WHO जो मलेरिया की जो दवा होती है, मलेरिया टीबी जो जब सब की दवा होती है, अगर 90% पूरे विश्व में उसका दवा भारत से ही जाता है। तो हम लोग और यूएनसी जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल, किसी भी देश में अगर कोई आक्रमण होता है, अगर किसी भी देश में अगर सैनिक को भेजना होता है तो विशेषकर वो भारत से ही लोग जाते हैं। भारत सरकार की तरफ से सैनिक यहाँ से भेजे जाते हैं इसकी सुरक्षा के लिए जहाँ प्रॉब्लम हो। तो उस तरह अगर उसके साथ जोड़ लिया जाए तो मतलब नहीं पूरा तो भी कुछ कवर हो जाएगा। हम लोग नगद न देकर अलग अलग तरीके से हम लोग देते हैं। यहाँ किसी देश की रक्षा के लिए सैनिक को भेजना, सैनिक की जो खर्चा होते हैं वो लोग उसकी तनख्वाह, खाने पीने की जो खर्चा हो तो भारत सरकार तो देखती है। और जो इसमें जो दवा होती है मलेरिया को 90% लगभग भारत से ही आयात होता है। ठीक, क्या हम लोग के पास चुनौतियां हैं? ठीक, हम लोग का बजट बहुत ही कम है, हम लोग का भी बहुत ही कम बजट है कहें तो। अब आइए समझते हैं, तो समझ अब अस्थायी सदस्य के लिए भारत कैसे आगे बढ़ रहा है उसका ही समझते हैं। ठीक, भारत अर्थव्यवस्था की स्थिति में तेजी से उभरने वाला एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। भारत इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा हुआ है, जो इंग्लैंड को पीछे कर 6वें से 5वें नंबर पर आ गया है। ठीक, तो देखिए अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने एक 4 देशों का समूह बनाया है जिसको हम G4 के नाम से जानते हैं। G4 इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, जापान, जर्मनी और ब्राजील। इन चारों में अगर सबसे प्रबल दावेदारी अस्थायी सदस्यता के लिए है तो वो सबसे प्रबल दावेदार भारत को माना जा रहा है। भारत एक यूएनओ का एक और खास रूल है कि अस्थायी सदस्यता उन्हीं को देंगे जो विकासशील देश हैं, जो विकसित कर चुके हैं उनको अस्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती। जो विकासशील है, जो भारत उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो एक उभरता हुआ विकासशील देश पर तेजी से बढ़ता हुआ देश है, जो हर एक क्षेत्र में अपनी योग्यता को साबित कर रहा है। चाहे वो व्यापार विश्व संगठन हो, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, जितने भी होते हैं उसमें अपनी असीम छाप छोड़ रहा है भारत। जी देखिए, कोई भी अगर
एक देश अगर अकेले अस्थायी सदस्यता की मांग करता है तो उसकी सुनवाई उस तरह नहीं होगी जिस तरह एक संगठन के रूप में किया जाए। ये चारों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अस्थायी सदस्यता के लिए। अस्थायी सदस्यता अगर भारत को सबसे ज्यादा अगर अस्थायी सदस्यता के लिए इसमें 5 वीटो पावर का होना जरूरी है। 2 वीटो पावर, 5 वीटो पावर का सहमति होना जरूरी है, जो कि सबसे अगर इसके भारत के अगर विरोध में सबसे ज्यादा है तो वो चीन है, जो भारत के अस्थायी सदस्यता नहीं देने का चाहता है, उसको अस्थायी सदस्यता वो नहीं। कोई भी अस्थायी सदस्य यह नहीं चाहता है कि इसमें कुछ इस 1900 यूएनओ में कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजिंग हो। वो जो अस्थायी सदस्य हो किसी को अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और किसी को अस्थायी सदस्य देने के लिए तैयार है। चीन है, रूस है, किसी को अस्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक, देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आए वो आप लोग कमेंट कर बता दिया कीजिए, उसको समझाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। हम लोग का थीम यही है कि कोई भी टॉपिक हो उसको सरल से सरल लैंग्वेज में आपको जैसे भी आप लोग एंजॉय कर उसको पढ़ पाए किया जाए। ये हम लोग का खास यही हम लोग का थीम है, सरल से सरल शब्दों में आप लोग के सामने आया जाए, और एक बार जो आप लोग पढ़ लें उस याद रहे, आपको बार में इसको देखना दोहराना ना पड़े। ठीक।